साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। हाल ही में मुझे 31 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आयोजित मंजरी फाउंडेशन की 10 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी 10 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान के कार्यान्वयन पर केंद्रित विचार विमर्श में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह केवल एक बैठक नहीं बल्कि सामूहिक चेतना का एक जीवंत संगम था। बैठक के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया था वो भी विस्तृत, खुली और हरियाली से भरी हुई थी। मध्य प्रदेश के इटारसी से 40 किलोमीटर की दूरी पर कैसला नाम की शांत जगह है। तवा नदी पर बना तवा डैम वहां से पास में ही है। मैं मंजरी फाउंडेशन का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उस मंथन का हिस्सा बनाया। महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन द्वारा निश्चित किए गए 3 लक्ष्यों में से एक है। चर्चा के दौरान फाउंडेशन द्वारा आगामी दशक के लिए प्रस्तुत किए गए 3 प्रमुख लक्ष्य न केवल उनकी दूरदर्शिता को प्रमाणित करते थे बल्कि उनके साहस और सामाजिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन लाने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। सत्र के दौरान मंजरी की पूरी टीम का जो सौहार्दपूर्ण आतिथ्य मिला उसने इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया। प्रभावित करने वाली अनेक बातों में से एक बात टीम का बौद्धिक खुलापन था। सत्र के दौरान और उसके उपरांत सहभागी साथियों द्वारा पूछे गए प्रश्न केवल जिज्ञासा मात्र नहीं थे, वे गहरी संवेदनशीलता और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी से उपजे थे। उनके प्रश्नों में सीखने की इच्छा और कुछ बेहतर करने का जज्बा साफ झलक रहा था। उनके साथ हुए संवादों ने जटिल सामाजिक चुनौतियों को समझने के लिए मेरे सामने कुछ नए सवाल रख दिए। मैं उस 3 दिवसीय यात्रा से एक अलग ऊर्जा और वैचारिक समृद्धि के साथ लौटा हूं। अपने साथ में कई चुनौतीपूर्ण प्रश्न और नई अंतर्दृष्टि लेकर आया हूं जो आने वाले समय में न केवल मेरे चिंतन को दिशा देंगे बल्कि मेरे काम को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने में भी मदद करते रहेंगे। वीमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हुए मैंने नाइला कबीर के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने लेखन में जो वीमेन एम्पावरमेंट है उसके 3 डोमेन्स की बात की है। एक डोमेन है सब्जेक्टिविटी का यानी व्यक्तिपरकता का, व्यक्तिपरक चेतना का। दूसरे जीवन के प्रमुख पहलुओं पर अधिक नियंत्रण रखने और व्यापक समाजों में भाग लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ डोमेन है, या कि महिलाएं जो हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं में और अधिक भागीदार हो सकें और जीवन के अलग अलग पहलुओं को और ज्यादा नियंत्रित कर सकें। तीसरा पहलू जो है महिलाओं की जो सामूहिक एकजुटता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस सामूहिक एकजुटता की वजह से वे संस्थागत लड़ाइयां जो हैं वो लड़ सकती हैं और संस्थागत तौर पर जो हासिल किया जा सकता है उसके लिए सहयोगी हो सकती हैं और एक सामूहिक जो ताकत है उसका निर्माण करके उस ढांचागत जो व्यवस्था है उससे अपनी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करवा सकती हैं। नाइला कबीर ने वीमेन एम्पावरमेंट के फ्रेमवर्क में इन 3 डोमेन्स को सामने रखा है। इस फ्रेमवर्क के तहत मैं 4 सवालों के साथ मंजरी फाउंडेशन के साथियों के सामने गया था। वे 4 सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि जेंडर से जुड़े हुए और पितृसत्ता से जुड़े हुए कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पहलू जो हैं हमें आम जिंदगी में बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। दूसरा सवाल है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर किन किन रूपों में दिखाई देता है। जहां पहला सवाल माइक्रो लेवल के जो दृष्टांत हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल मैक्रो लेवल के जो दृष्टांत हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल ये लेकर मैं उनके सामने गया कि क्या जेंडर केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और चौथा सवाल है जेंडर के असर को कम करने या खत्म करने के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष क्या हो सकते हैं। तो साथियों, इन 4 सवालों को तैयार करके और नाइला कबीर के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी प्रस्तुति जो है वो मंजरी फाउंडेशन के साथियों के सामने देने की कोशिश की। पहला सवाल है कि माइक्रो लेवल पर यानी बहुत आम तरीके से हमें जेंडर कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो इसके लिए मैंने साथियों को एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार है।
एक दिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इतने में दो पुरुष एक महिला को अपने कंधों के सहारे उठाए हुए डॉक्टर के दरवाजे के बाहर आकर पहले से खड़े लोगों से इमरजेंसी केस बताकर पहले दिखा लेने के लिए कहने लगे। लोगों ने उस महिला की कराहती आवाज सुनकर कोई ऐतराज नहीं किया। वे लोग अंदर चले गए। डॉक्टर ने महिला को स्टूल पर बिठाने के लिए कहा और पूछा कि इसे क्या हुआ है। उनमें से एक पुरुष ने बताया कि चप्पल की वजह से ये सीढ़ी से गिर गई है। इतना सुनते ही लेडी डॉक्टर ने ऊंची आवाज में कहा कि इस औरत को यहां से ले जाओ, मैं इसका इलाज नहीं करूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि वे ऐसा क्यों कह रही हैं। उस औरत के साथ आए हुए पुरुषों ने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर से इलाज करने के लिए कहा तो उस लेडी डॉक्टर ने उस औरत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका इलाज करने से क्या फायदा, ये हाई हील की सैंडल के कारण सीढ़ी से गिरी है और इसने अभी भी वही सैंडल पहनी हुई है। इस तरह की सैंडलों से ये फिर गिरेगी। इसे इलाज की नहीं, अक्ल की जरूरत है। हालांकि प्रोफेशनल एथिक्स के लिहाज से मुझे उस डॉक्टर की बात उचित नहीं लगी, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि उस डॉक्टर की बात में एक संदेश तो है। संदेश यह था कि जूते चप्पल पैरों को आराम देने के लिए होते हैं, पैरों और इंसानों की सुरक्षा के लिए होते हैं। जूते चप्पल इंसान को मुसीबत में डालने के लिए नहीं होते, बल्कि मुसीबत से बचाने के लिए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जूते चप्पल भी जेंडर्ड होते हैं। पहनने वाली को मुसीबत में डालने वाली और सबसे कम आराम देने वाली चप्पलें और सैंडलें महिलाओं के लिए ही बनाई जाती हैं। सवाल जो मैंने मंजरी के साथियों के सामने रखा वह यह था कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर किन किन रूपों में दिखाई देता है। तो मैंने उन्हें कई उदाहरण दिए। मैंने उन्हें उदाहरण दिए एनीमिया का, डोमेस्टिक वायलेंस का, वेजिटेरियनिज्म का, एजुकेशन का, अनपेड डोमेस्टिक वर्क का, एग्रीकल्चरल लैंड का, मिसिंग वीमेन का, अनवांटेड गर्ल्स का और सन प्रिफरेंस का। इन तमाम उदाहरणों से मैंने यह समझाने की कोशिश की कि भारत में मैक्रो लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर और पितृसत्ता कहां कहां पर दिखाई देती है। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पर कि क्या जेंडर केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस बात को समझने के लिए हम तीन नजरियों पर विचार कर सकते हैं। पहला नजरिया सब्जेक्टिव पोजीशनिंग का है। याद करें उस कहानी को जो सैंडल के बारे में मैंने सुनाई। उस कहानी में क्या है कि वो महिला जिसे सैंडल पहनाई गई है और एक व्यवस्था के तहत वो सैंडल बनाई गई है, एक सोच के तहत वह सैंडल बनाई गई है, लेकिन उस सैंडल के साथ वो महिला जो है एक सब्जेक्टिव पोजीशनिंग में नहीं है, बल्कि उसे जो दिया गया है वही उसने पहन ली है। अगर वह महिला जो है सब्जेक्टिव तरीके से यह सोच पाती कि चप्पल किस लिए होती है, उसका क्या काम होता है और जो चप्पल जो है मुझे परेशान कर रही है, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए, तो ये बात है सब्जेक्टिव पोजीशनिंग का। अब ये महिला जो है वह किसी की भी घर की हो सकती है, किसी की भी साथी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। तो अगर उसको तकलीफ है तो क्या परिवार के अन्य लोगों को तकलीफ नहीं है? जैसे कि उस महिला के साथ आए हुए जो दो पुरुष थे वो परेशान थे और इसीलिए तो उसे हॉस्पिटल लेकर के आए थे और इसीलिए वे जो है उस डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे कि वे नाराज ना हों और उस महिला का इलाज कर लें। तो इसलिए यह कहना कि जो जेंडर का मसला है वह केवल महिलाओं का मसला है, यह बात ठीक नहीं है। इस सवाल को समझने का दूसरा नजरिया जो है वह और भी बेहतर हो सकता है। हम देखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं या सड़कों पर होने वाले जो झगड़े हैं उनमें बहुत सारे टीनएजर्स अपनी जान गंवा देते हैं। WHO की 2016 की रिपोर्ट बताती है कि 2015 में दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 10 से 19 साल के 88,590 किशोर लड़कों की मौत हुई और आपसी झगड़ों में इसी आयु वर्ग के 42,277 किशोर लड़कों की मौत हो गई। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ है वह किस वजह से हुआ है? वह वास्तव में जो जेंडर्ड तरीके से लड़कों को तैयार करने की परंपरा है
और ढांचा है उसकी वजह से हुआ है कि अगर वो लड़के हैं तो उन्हें रैश ड्राइविंग करनी चाहिए, और अगर वे लड़के हैं तो उन्हें जरा भी रैशनल तरीके से न सोच करके तुरंत गुस्से में आकर के एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में आ जाना चाहिए। तो ये जो इतनी जाने गई हैं, जो WHO बता रही है अपनी रिपोर्ट में, वह किस वजह से है? वह इस वजह से है कि जो जेंडर का मसला है, दरअसल वह केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, वह सबसे जुड़ा हुआ मसला है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि जेंडर जो है वह इतनी मात्रा में जो जवान बच्चे हैं, जो किशोर बच्चे हैं, उनकी मौत का कारण बन रही है। तीसरा नजरिया जो है न्याय और लोकतंत्र का हो सकता है कि आखिर जेंडर जो है सबसे जुड़ा हुआ मामला क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम सब लोग लोकतांत्रिक होना चाहते हैं, अगर हम लोग न्याय प्रिय होना चाहते हैं, तो हमें जेंडर के मसले को ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ खड़े हुए हों। सुजैन मोलर ऑकिन की एक किताब है, उसका शीर्षक है जेंडर जस्टिस एंड द फैमिली। इस किताब में ऑकिन बताती हैं कि परिवारों के अंदर जो असमान वितरण होता है काम का, उसकी वजह से परिवार के अंदर भी अन्याय पैदा होता है, और उसका असर जो है समाज के और इकोनॉमी के हर सेक्टर में हमें दिखाई देता है कि लड़कियों की, महिलाओं की जो उपस्थिति है समाज में, पब्लिक सेक्टर में, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में, वह बाधित होती है। उनकी जो एक्सेस है इकोनॉमी और पब्लिक सेक्टर के अलग अलग स्फीयर तक, वह कम होती जाती है। तो परिवार के अंदर जो अन्याय पैदा होता है, दरअसल वह अन्याय समाज में फैलता चला जाता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जो न्याय की तलाश में है, जो न्याय प्रिय होना चाहता है या होना चाहती है, जो लोकतांत्रिक होना चाहता है या होना चाहती है, उसे जेंडर के मसले को केवल और केवल महिलाओं का मसला नहीं समझना चाहिए। हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है, टाइम यूज सर्वे 2019 की। उसमें यह बताया गया है कि भारत में परिवार के अंदर जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, उसका बंटवारा बेहद असमान है, जहां पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में 7 गुना ज्यादा अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं। अगर वे अनपेड डोमेस्टिक वर्क में अपना ज्यादा समय लगा रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक स्फीयर में अलग अलग सेक्टर्स हैं, वहां तक अपनी पहुंच बनाने के लिए उनके पास वक्त की जरूर कमी पड़ती होगी। और यहीं से अन्याय घर से शुरू होकर के समाज के और राजनीति के और अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स में फैलता रहता है। अब आते हैं हम चौथे सवाल पर। चौथा सवाल मैंने यह किया था कि जेंडर के असर को कम करने या खत्म करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष क्या हो सकते हैं। एक अफ्रीकी लेखिका हैं, उनका नाम है नागोजी अदिची, चिमंडा नागोजी अदिची। उनका एक लंबा लेख है, उसमें उन्होंने 2 सिद्धांतों की बात करी है, और उनकी किताब में दिए गए 2 सिद्धांतों के आधार पर मैं जेंडर को चुनौती देने वाले 2 सिद्धांतों की बात करूंगा, जेंडर को समझने वाले कि हम जेंडर्ड हैं या नहीं, किन किन स्थितियों में हम जेंडर्ड हो जाते हैं और हमारी सोच जो है वह जेंडर्ड हो जाती है। उसको समझने के लिए मैं अदिची के उस लेख से 2 सिद्धांतों को आपके सामने रख रहा हूं। पहला सिद्धांत अदिची कहती हैं, आई मैटर इक्वली, यानी कि मेरा भी मूल्य है और मेरा मूल्य समान है। मेरा ही मूल्य है ऐसा नहीं है, मेरा मूल्य ज्यादा है ऐसा भी नहीं है, बल्कि आई मैटर इक्वली, यानी मैं भी मूल्यवान हूं और मेरा मूल्य भी समान है। यह है पहला सिद्धांत जो हमें दार्शनिक तौर पर एक प्रिंसिपल दे रहा है, और इस प्रिंसिपल के सहारे हम असर्ट कर सकते हैं, महिलाएं असर्ट कर सकती हैं अपने होने को, अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए, अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग कर सकती हैं, आई मैटर इक्वली। दूसरा सिद्धांत वो बताती हैं, कैन यू रिवर्स एक्स एंड गेट द सेम रिजल्ट्स, यानी एक्स जो है वो महिला हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, कोई
थर्ड जेंडर के लोग हो सकते हैं, अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के लोग हो सकते हैं। अगर आप एक्स को रिप्लेस कर दें, एक्स की जगह कोई दूसरा जो सेक्स है उसे रख दें, किसी दूसरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के व्यक्ति को रख दें, तब भी क्या आपको वही परिणाम मिलते हैं? यानी क्या तब भी किसी एक्ट के किए जाने के बारे में आप उसी तरह से सोचते हैं? इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी चौराहे पर 4 लड़कियां सिगरेट पी रही हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसकी जगह पर आप पुरुषों को रख दीजिए, यानी एक्स को रिवर्स कर दीजिए, तो तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है या उतना ही अच्छा नहीं लग रहा है? अगर आपको तब अच्छा लग रहा है या सामान्य लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके सोचने का तरीका, आपके देखने का तरीका जेंडर्ड है। क्योंकि अदिति कह रही हैं कि अगर आप एक्स को रिवर्स कर दें और तब भी रिजल्ट सेम आता है तो आप जेंडर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स को रिवर्स करते हैं और रिजल्ट सेम आ रहा है, आपकी सोच अलग तरीके से सामने आ रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आप जेंडर्ड हैं। तो आप जेंडर्ड हैं या नहीं हैं, उसके लिए अदिति जो है एक प्रकार से एक लिटमस टेस्ट हमारे सामने रख रही है कि आप इस टेस्ट में अपने आप को तोल कर देखिए कि आप जेंडर्ड हैं या नहीं हैं। अब हम इस सवाल के व्यवहारिक पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो जेंडर्ड सिचुएशंस हैं उसको व्यवहारिक तौर पर समझा जा सकता है और उसे व्यवहारिक स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए मैं भारत के 2 जो राष्ट्रीय स्तर के अनुभव हैं उन्हें आपके सामने रख रहा हूं, और जिन अनुभवों से गुजरते हुए जो भारत ने जेंडर्ड जो सिचुएशंस हैं उसको थोड़ा डाइल्यूट किया, थोड़ा कम किया और महिलाओं को सशक्त किया, उन्हें ज्यादा अधिकार दिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 और 6 की रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं और उसमें एक टेबल दी गई है, उस टेबल का नंबर है 15.9। अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो शिक्षा है उससे किन किन चीजों पर असर पड़ा है। यानी अगर शिक्षा के दरवाजे महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा खोले जाते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, तो फिर उससे जो है उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आता है। ये रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ कि जैसे जैसे महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे उनके साथ घर के अंदर होने वाली जो हिंसा है उसमें कमी आती है। इस रिपोर्ट में दी गई इस टेबल के हवाले से हम इसको थोड़ा सा और ठोस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि जिन महिलाओं ने स्कूल कभी देखा ही नहीं, यानी जो पूरी तरह से इलिटरेट हैं, उनके साथ जो है 44.4% फिजिकल वायलेंस होती है और 12.5% सेक्सुअल वायलेंस होती है। और ये वायलेंस करने वाले कौन हैं? ये उनके हस्बैंड हैं, पति है। तो जो बेपढ़ी लिखी महिलाएं हैं और शादीशुदा हैं, उनमें से आधी संख्या की महिलाएं जो हैं वो सेक्सुअल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस से पीड़ित हैं। और पीड़ित करने वाला कौन है? यह पति है। लेकिन जो महिलाएं 5 साल तक स्कूल गई हैं, उनके साथ फिजिकल वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस जो है वह कम हो जाता है। जो 5 से 7 साल तक स्कूल गई हैं, उनके साथ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस में और कमी पाई गई है। जो महिलाएं 12 साल या उससे ज्यादा स्कूल गई हैं, एजुकेशन जिन्होंने ली है, उनके साथ 11% ऐसी महिलाओं के साथ जो है फिजिकल वायलेंस होती है। हम देख रहे हैं कि महिलाओं में शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ साथ उनके साथ होने वाली फिजिकल वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस जो है वह कम होती जा रही है। तो राष्ट्रीय स्तर का यह एक जो व्यवहारिक अनुभव है वह हमें बता रहा है कि अगर महिलाओं की शिक्षा पर काम किया जाए तो फिर उनके साथ घर में होने वाली जो वायलेंस है उसमें कमी आती है। उसकी कई वजहें हो सकती हैं, उस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है हम इस तस्वीर को समझ लें मोटे तौर पर कि शिक्षा जो है वह बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के बीच में उनके खिलाफ होने वाली जो घरेलू हिंसा है उसमें कमी आती है। यह तो रहा एक उदाहरण। अब हम दूसरे उदाहरण पर भी विचार करते हैं और यह उदाहरण भी भारत ने सिद्ध करके दिखाया है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 हमें बताती है कि कम पढ़ी लिखी महिलाओं के ज्यादा बच्चे होते हैं और ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं के कम बच्चे होते हैं। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि जो महिलाएं अनपढ़ हैं वह अपने जीवन में 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि जिन महिलाओं ने 12 साल या उससे ज्यादा साल की एजुकेशन ली है उन्होंने अपने जीवन में 1.7 बच्चों को जन्म दिया। यानी हम देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ साथ महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट है वह कम हो रही है। अगर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो हम मान सकते हैं कि उसकी जिंदगी के 6-7 साल जो है वह बंध गए हैं। अब वह और दूसरे किस्म के जो काम करने के लिए उसके पास समय और सामर्थ्य जो है उसकी कमी हो जाती है। उसके लिए पब्लिक स्फीयर जो है वह दूर होता चला जाता है। अगर हम शिक्षा पर काम करते हैं तो भारत में व्यवहारिक तौर पर यह साबित हो चुका है कि उससे फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस में कमी आती है और साथ ही साथ जो फर्टिलिटी रेट है उसमें भी कमी आती है। यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में जो 2 बाधाएं हैं, एक बाधा है कि वायलेंस, घर के अंदर होने वाली वायलेंस, और दूसरी बाधा है कि उनके ज्यादा बच्चे होना। ये दोनों तरह की जो बाधाएं हैं उसमें कमी आती है, उससे हम काउंटर कर सकते हैं अगर हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो ये थे जो है व्यवहारिक पक्षों के 2 उदाहरण। तो हमने देखा कि चिमंडा अदिची ने हमको एक सैद्धांतिक पक्ष बताया और भारत में जो हमने जो अनुभव किया और जिस तरफ हम चले, जो रास्ता हमने चुना, उससे हमको ये पता चलता है कि एजुकेशन जो है वह एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां हम अगर इन्वेस्ट करें, जहां अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को लगाएं तो महिलाएं जो हैं वे अधिक सशक्त हो सकती हैं। आखिरी बात जो मैंने मंजरी फाउंडेशन के साथियों के साथ की वह यह थी कि जब भी हम पितृसत्ता की बात करें तो हम पितृसत्ताओं की बात करें। हमारे जहन में यह बात साफ होनी चाहिए कि पितृसत्ता कोई सिंगुलर चीज नहीं है बल्कि वह प्लूरल है, क्योंकि पितृसत्ता जब अन्य अन्य ढांचों के साथ मिलती है तो विभिन्न प्रकार की पितृसत्ताएं बनाती है। इसलिए अपनी बात को खत्म करने से पहले यह कह देना बेहद जरूरी है कि पितृसत्ता के कारण केवल पुरुष ही स्त्रियों के प्रति द्वेष नहीं रखते, बल्कि स्त्रियां भी स्त्रियों और पुरुषों के प्रति द्वेष रखती हैं। जैसे संप्रदाय आधारित पितृसत्ता के कारण बहुसंख्यक समुदाय की महिलाएं अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों के प्रति द्वेष रखती हैं। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के कारण सवर्ण कही जाने वाली महिलाएं दलित महिलाओं और दलित पुरुषों के प्रति द्वेष रखती हैं। जहां एक और महिलाएं पितृसत्ता के द्वारा उत्पीड़ित होती हैं, वहीं वे जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल आदि के आधार पर बनाई गई पितृसत्ताओं से ताकत पाकर कमजोर जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, गरीब और भिन्न नस्ल की स्त्रियों और पुरुषों का उत्पीड़न भी करती हैं। इसलिए इस तथ्य को समझना बेहद जरूरी है कि पितृसत्ता और जेंडर पुरुषों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न करने की परिघटना मात्र नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों द्वारा स्त्रियों और पुरुषों का उत्पीड़न करने की परिघटना भी है। इसलिए पितृसत्ता को हमेशा बहुवचन में ही समझना चाहिए। पितृसत्ता में पितृसत्ताएं होती हैं, लेकिन इस विषय पर फिर कभी बात करूंगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।